नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी कौटिल्या जीएस परिवार पाथवे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, आप सबको पता है कि अपना जो स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस यानी कि पाथवे में अपना रीजनिंग क्लास स्टार्ट होने के 5 साल पूरा होने पर आप लोगों को एक बेहतरीन मौका दिया जा रहा है कि रीजनिंग फाउंडेशन बैच जिसकी फीस 3150 रुपये है, वो बिल्कुल कम करके केवल और केवल 1100 रुपये कर दी गई है। यानी कि अगर आप हमारे साथ इस बैच को ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप लोगों को केवल और केवल 1100 रुपया देना पड़ेगा। तो आप अपने सारे मित्र बंधु बांधव के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। सीईटी पैटर्न पे एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस या फिर यानी कि आप ये समझ लीजिए कि किसी भी भारतवर्ष में वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे, यानी जिससे सरकारी नौकरी प्राप्त किया जा सके, उसके लिए आपको ये फाउंडेशन बैच करना चाहिए। एक बात जान लीजिए, किसी भी प्रकार से आपको बैच के टाइमिंग को लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 13 अप्रैल से सुबह में 8 बजे बैच है, उसके बाद 18 अप्रैल से सुबह में 7 बजे बैच है, 25 अप्रैल से सुबह में 9 बजे बैच है। यानी बैच की कोई कमी नहीं है, बैच ही बैच है। आप किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इतने में टाइम नहीं हो, आपको 5 महीना 6 महीना बाद भी पढ़ना हो, तो ऑफर का लाभ आपको ले लेना है और फिर जा करके इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने सारे मित्र बंधु बांधव का एडमिशन आप करवा देंगे। आइए, ये आपका रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बुकलेट मिला है गिफ्ट के रूप में हमारे संस्थान के द्वारा, उस गिफ्ट के रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, यहां पर कहा जा रहा है कि सभी इमारत जो है वो मकान है। तो हम लोगों ने एक गोल जैसा बना लिया इमारत। इस इमारत के पूरे हिस्से को यहां पर घेरेगा मकान। फिर कह रहा है कि कोई मकान जो है वो अपार्टमेंट नहीं है, तो मकान जो है वो अपार्टमेंट को नहीं टच करेगा। फिर कह रहे सभी अपार्टमेंट फ्लैट है, तो अपार्टमेंट के पूरे हिस्से को फ्लैट घेरेगा। देखो मेरे भाई, डायग्राम तो रेडी हो गया। अब कह रहा है कि कोई फ्लैट मकान नहीं है। एक बात बताइए, कभी भी अगर ऑल नेगेटिव का कोई भी कंक्लूजन दिया जाए, तब कोशिश करिए कि क्या हम इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पॉसिबिलिटी में टच करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। एक बात बताइए, अगर हम फ्लैट को मकान में लेकर के आए तो कोई रोकने वाला है नहीं। यानी डायरेक्ट नेगेटिव अगर कटा हुआ दिख रहा है तब तो बहुत अच्छा, नहीं दिख रहा है तो हम कोशिश करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पॉसिबिलिटी में टच करवाने। अगर टच हो जाए तो नहीं वाली बात गलत, क्योंकि हो गया तो ये पहला हो गया गलत, क्योंकि फ्लैट मकान में आ सकता है। फ्लैट और मकान को लेकर कंफर्म नेगेटिव नहीं है। कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, सच्ची बात है। इमारत कभी अपार्टमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि मकान रोक देगा। इसके साथ इसका नेगेटिव है। इमारत जैसे ही चलेगा आगे आगे मकान चलेगा जो नहीं जाने देगा। तो दूसरा नंबर कंक्लूजन सही है और पहला नंबर कंक्लूजन गलत है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों को पहला का आंसर 2 दे देना है। पहला नंबर का आंसर क्या दे देना है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। सवाल संख्या आ जाते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे देखते हैं। आप लोग ध्यान देखो, फिर कह रहा है कि सभी नदी नहर है। एक गोल जैसा डायग्राम बनाना है कि ये हमारी नदी है और नदी के पूरे हिस्से को नहर घेरेगा। फिर कह रहा है कि कोई नहर महासागर नहीं है। नहर जो है वो महासागर नहीं है। बहुत अच्छी बात, डायग्राम रेडी हो चुका है। तो जरा एक बार कंक्लूजन चेक करना है। कह रहे कोई नदियां महासागर नहीं हो सकती। एकदम नदी जो है ना, जिंदगी में महासागर होगा ही नहीं। तो सच्ची बात है ना भाई, महासागर नदी में कभी नहीं जाएगा, नहर रोक देगा, एकदम जाने ही नहीं देगा। दुश्मनी कटा हुआ है, नहीं जाने देगा। बात सही है। सभी नहर का नहर जिंदगी में महासागर नहीं होगा, डायरेक्ट नेगेटिव कटा है, कभी नहीं हो सकता। तो पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। सवाल संख्या आ जाते हैं तीसरा के पास। इस सवाल को आप गौर से देखिएगा, क्या है, क्या रहा है, समझिएगा मेरी बातों को। कह रहे कि 10 लोग हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 करके 2 समानांतर पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं, इन सबका मुंह दक्षिण है, और दूसरी पंक्ति में ए बी सी डी ई बैठे हैं, इन सबका मुंह उत्तर की ओर है। बैठने की व्यवस्था है, इसमें जो भी आमने सामने बैठा हुआ है ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। मेन इंफॉर्मेशन यहां से शुरू होता है। तो पहला काम आप क्या करिएगा कि सबसे पहले देख मेरे भाई, आपको 2 लाइन खींच लेना है। एक का लेफ्ट और राइट आपको अपने हिसाब से रखना है
और दूसरे का लेफ्ट और राइट जो है वो आप लोगों को अपना अपोजिट रखना है। जिसका लेफ्ट और राइट आप अपने अकॉर्डिंग रखे हैं, आप ये समझ लीजिए कि इसका जो चेहरा है वो नॉर्थ वाला है और जिसका अपना उल्टा रखें उसका चेहरा साउथ में है। तो नॉर्थ वाले में हम लोगों को रखना है ए बी सी डी और ई को, और साउथ वाले में रखना है हम लोगों को पी क्यू आर एस और टी को। बहुत अच्छी बात। अब आ जाइए, हम लोगों को पढ़ना है इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है। देखिए पी क्यू आर एस टी जो है दक्षिण वाला, ए बी सी डी नॉर्थ में। अब जो सूचना आपको दी जा रही है इस सूचना को आप फिर से देखें। यहां पर कह रहा है कि डी ए के बायां में तीसरा है। बहुत अच्छी बात है। डी जो है वो ए के बायां में तीसरा है। तो डी अगर ए के बायां में तीसरा है तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर हमने मान लीजिए ए को यहां रखा तो ए का बायां इधर होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर हो जाएगा क्या, डी। मतलब 4 लाइन बन चुका है, एक ही लाइन हम लोगों को अब और बनाना है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहे पी का मुंह डी के पड़ोसी की ओर है और आर पी के राइट में दूसरे नंबर पे है। बहुत अच्छी बात है। देखो भाई साहब, पी का जो मुंह है वो डी के पड़ोसी की ओर है। तो अगर हम डी के इस पड़ोसी की ओर रखेंगे तो पी के राइट में आर रखना संभव नहीं है। तो डी के इस पड़ोसी के सामने अगर हम पी रखें तो पी के राइट में पहला और दूसरा नंबर पे यहां हो जाएगा आर। यानी अब नया जगह नहीं बनना चाहिए क्योंकि 5 लाइन बन चुका है। आर जो है वो पी के राइट में दूसरा है, ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है। आर पी के दाएं दूसरा है। फिर कह रहा है क्यू व एस के बीच में केवल एक आदमी बैठा है। बहुत अच्छी बात है। क्यू और एस के बीच में केवल एक आदमी को बिठाना है। बी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ई का मुंह पी और क्यू की ओर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, आप लोगों को कहा जा रहा है कि बी और ई जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी है, जिसमें बी का मुंह पी के सामने नहीं होगा। तो बी यहां पर होगा और ई यहां पर हो जाएगा। बहुत अच्छा। एक चीज जो हमें ऊपर वाले में बताया गया कि क्यू और एस के बीच में एक आदमी है, तो बी के सामने यहां क्यू नहीं होगा तो यहां एस हो जाएगा, यहां क्यू हो जाएगा। एक जगह बचा यहां पर टी और इसमें एक जगह बच गया यहां पर सी। देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, सेट हो गया। कितने मजेदार तरीके से सेट हो गया, क्योंकि बी और ई जो सटा के बैठा ना उसमें 2 लगातार जगह यहीं खाली था। तो बी को पी के सामने यहां नहीं बिठा सकते थे तो यहां बिठाए। फिर बोला क्यू और एस तो अल्टरनेट करके यही संभव था, तो यहां क्यू नहीं जा सकता था तो यहां एस गया। देखिए सवाल पूरा का पूरा बन के सेट है। क्यू और एस के बीच में एक आदमी है। ई का मुंह पी और क्यू की ओर नहीं है। अच्छा, ई का जो मुंह है वो पी और क्यू की ओर नहीं है। ये बातें कह रहा है। ये चीज हम लोगों ने उल्टा कर दिया, यानी उधर हम लोगों को ई रखना है और इधर हम लोगों को बी रखना है। खतरनाक सवाल बन के रेडी। आइए जवाब दीजिए। कह रहा है क्यू और टी के बीच में कितने आदमी है, बताइए। क्यू और टी के बीच में कितने आदमी है, 2 आदमी है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है। देखिए ऊपर वाली पंक्ति में पी है और नीचे वाली पंक्ति में बी है, तो पी और बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। तो मेरे भाई आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर भी कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। कर बी के संबंध में कौन सी बातें आपको ये सही दिखाई दे रही, ये बताना है। बी जो है वो ए और सी बी के पड़ोसी हैं, ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है। पी पंक्ति के एक अंतिम छोर पे है, ये भी नहीं है बहुत। फिर आगे कह रहा है कि क्यू का मुंह बी की ओर, ई तो एकदम नहीं है। देखो भाई साहब ये तो गलत ही है। बी का मुंह जिस व्यक्ति की ओर है वह टी का पड़ोसी है, यानी बी का मुंह जिस व्यक्ति की ओर टी का पड़ोसी है, ये भी नहीं है। ए व सी बी के पड़ोसी हैं, ये भी नहीं है। तो चलो भाई साहब कम से कम मेरा ये भी गलत, ये भी गलत। अब एक के को बचा डी, ई नंबर कर रहा है कि डी बी के एकदम बाईं ओर है। डी जो है वो बी के एकदम बाईं ओर, देखो बी के एकदम बाईं ओर डी है। तो यानी ई फॉर एलिफेंट, यानी 5वां नंबर का ई नंबर मेरा सही। क्लियर भाई साहब। तो ये था हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि डबल लाइन अरेंजमेंट था। 10 लोगों को बिठाना था और कितना इजीली हम लोग बिठा पाए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशंस चाहिए उन इन्फॉर्मेशंस पे ध्यान देना है। ये लॉजिक सारे आपको फाउंडेशन बैच जब आप एक बार कर लेंगे तो कंप्लीट, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने शमशेर सिंह मेथड से खुद अपने मेथड से रिसर्च करके दिया है, जो पूरे ब्रह्मांड में हमारे अलावा सिर्फ हमारे बच्चों के पास है और किसी के पास नहीं है। आइए ध्यान दीजिए। करें निम्नलिखित 4 में से ये जो हमारे पास दिया है 4, इसमें से एक अलग होगा। तो जो अलग है हम लोगों को यहां पर क्या करना है कि छांटना है। तो पहले देखो रिलेशन क्या है, TERAQC, TERAQC। देखिए TE, टी के सामने के बगल वाला ई है, QC, क्यू के सामने के बगल वाला सी है।
आर ए जो बोला है आर के बहुत दूर वाला है, यानी सब सामने के बगल वाला है, लेकिन ये जो आर ए बोला है ये सामने का बगल वाला नहीं बल्कि बहुत दूर वाला है, तो इसमें अलग गुण रख रहा है। अब हम आ जाएंगे सवाल नंबर 7 से 9। ये एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपको कह दे कि आयासित पुनर्व्यवस्था इस इनपुट का अंतिम चरण है, अगर किसी इनपुट आउटपुट के प्रश्न में ये बातें लिखी जाए कि ये अंतिम चरण है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये अरेंजिंग का प्रश्न है। और अरेंजिंग के प्रश्न को बनाने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे विद इन सेकेंड में बनाया जा सकता है आपको देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इसका लास्ट लाइन को बड़े प्यार से देखना है कि क्या हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या है, फिर छोटी है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी संख्या का घटते क्रम है। संख्या का कौन सा क्रम है? घटते क्रम है। और जो वर्ड है, जैसे एच, एस से छोटा एफ, एफ से छोटा डी, डी से छोटा बी, बी से, यानी कि संख्या भी घट रहा है और वर्ड भी घट रहा है। बड़ा बेहतरीन बात है, संख्या का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर और वर्ड का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम आकर के ऊपर में चेक करेंगे स्टेप 1 कि एक बार में कितने को सेट किया, एगो को या दोगो को, शुरुआत में सेट किया या अंतिम में। तो देखिए, शुरुआत में एक सबसे बड़ी संख्या 87 सेट किया और लास्ट में एक सबसे छोटा वर्ड सेट किया n, मतलब एक बार में 2 को सेट कर रहा है, शुरुआत में सबसे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे छोटा वर्ड। सेकेंड स्टेप वैसे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। देखिए, उससे छोटी संख्या और फिर उससे बड़ा वर्ड, यानी एक बार में 2 को सेट कर रहा है, शुरुआत में और अंत में। तो मतलब समझ में आ गया, संख्या घटते क्रम, वर्ड का भी घटते क्रम, लेकिन सेटिंग सबसे बड़ी संख्या आगे में और सबसे छोटा वर्ड पीछे में, एक बार में 2 को सेट करना। अब आइए ध्यान दीजिए कितनी इजीली हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। इनपुट दे रखा है, कहता है पुनर्व्यवस्था के बाद दूसरा चरण क्या होगा, यानी इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा। तो देखो भाई, जैसे पहला स्टेप में एक बार में एगो सेट कर रहा था, तो इसमें आप पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए। तो सबसे बड़ी संख्या 93 जो पहले स्टेप में आगे आ जाएगी, और उससे बड़ी संख्या 82, तो 93 के बाद 82, ये तो सब में सही है सिवाय डी के। अब देखो, इसके बाद लास्ट में जो सबसे छोटा वर्ड है वो सी है, क्रॉस, तो ये क्रॉस जाएगा लास्ट में। उससे जो थोड़ा सा बड़ा है क्रॉस से, वो है मेरा हॉल्ट, तो ये भी आएगा। तो ये तो सब में है, बड़ा बढ़िया। लेकिन इस आधार पे पता नहीं चलेगा, कहिएगा सर जो सेट करना था वो तो 3 ऑप्शन में सही है, फिर कैसे पता करिएगा। मेरे भाई, यही खेल है। देखिए, बीच में जो बच गया उतरने का क्रम सेम होना चाहिए। जैसे 82 के बाद 24 उतरेगा या 46 उतर गया, गलत, ये सेट नहीं करना है, मतलब ये सेट कर दिया। इसमें भी 46 उतार दिया, गलत, 24 उतरना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि 24 सेट नहीं हुआ था, 93 और 82 आगे सेट हुआ था, तो उतरने का काम एकदम सही से करना है, उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि चरण तीसरा में निम्नलिखित में बाएं से तीसरा शब्द संख्या क्या होगा। देखिए, स्मार्ट तरीके से कैसे बनाया जाएगा। कह रहे जब तीसरा स्टेप लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से तीसरा जो भी शब्द होगा या संख्या होगा वो क्या होगा। भाई साहब, आपको पता है ना कि लेफ्ट हैंड इधर होता है और इधर संख्या सेट करना है। तो सबसे पहले सेट करेंगे 93, फिर सेट करेंगे 82 और उसके बाद जाएगा 46। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब संख्या का डिक्रीजिंग ऑर्डर जाएगा, फर्स्ट नंबर पे 93, सेकेंड नंबर 82 और थर्ड नंबर 46। तो थर्ड स्टेप में थर्ड ही नंबर तो पूछ रहा है, तो ये 46, तो बिना कुछ किए 46। कह रहे कि बताओ ये केमा स्टेप लिखा हुआ है। भाई मेरे देखो, 93 सेट है, उसके बाद 82 होना चाहिए, नहीं सेट है, तो मतलब एक वो सेट किया, फर्स्ट स्टेप। ये देख के ही सिर्फ पता कर लेनी है। 9 नंबर क्लियर हो गया। मैं आपको लेके चल रहा हूं अगले सवाल, सवाल संख्या 10 के पास। देखिए, कह रहे 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। 15 फरवरी 2018 को हमारे पास जो दिन है उसका नाम है गुरुवार। इसके बाद कहा जा रहा है 18 अप्रैल, यानी कि 18/4/2019 को कौन सा दिन हो। बड़ा खतरनाक बात और बड़ा इजी भी। देखिए, जब एक डेट का दिन पता रहेगा और दूसरे डेट का दिन निकालना रहेगा, तो सबसे पहला काम दोनों के बीच का ऑड डे निकालते हैं। 2018 से लेकर 19 तक 1 साल हुआ, 1 साल का ऑड डे चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, जितना साल का ऑड डे चाहिए उसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ दीजिए। लेकिन लीप ईयर रहेगा तब तो जोड़िएगा, जब रहेगा ही नहीं तो जोड़िएगा कैसे। तो कोई 18 से 19 में कोई लीप ईयर नहीं है, तो सिंपली एक ऑड डे हो गया, बस बात खत्म। अब देखिए, जो पीछे वाला मंथ रहेगा इसमें हमेशा हम लोग बचा हुआ दिन रखेंगे, काउंट करेंगे।
और जो आगे वाला मंथ रहेगा इसमें हम लोग दिया हुआ दिन रख काउंट करेंगे। तो ये फरवरी 28 दिन का होता है, 15 दिन निकल गया तो बचा 13 दिन फरवरी का। नेक्स्ट मंथ मार्च, तो केवल ऑड डे लिखना है। मार्च 31 दिन का होता है, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 3, तो ये 3 ऑड डे। उसके बाद अप्रैल में तो 18 अप्रैल बोला ही, और एक दिन उधर का, तो दोनों के बीच का पहले ऑड डे निकाले। 13 3 16, 18 34 और 1 35, यानी कि 35 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा 0, कुछ नहीं। जितना भी रिमाइंडर बचता, वैसे बचा तो कुछ नहीं, बचा 0। 18 से 19 आगे जाना है तो दिए गए दिन में जोड़ देंगे, और पीछे जाना है तो घटा देंगे। तो गुरुवार में 0 दिन जोड़ेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर इज गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी। चिंता की बात कहाँ है भाई, चिंता तो करना ही नहीं। बात समझ गए, कितना आसानी से क्लियर हो गया। मैं आपको लेके चल रहा हूँ सवाल नंबर 11। 11वां नंबर सवाल में आपको कह रहा है कि आप बताओ इसमें अलग कौन है। बहुत अच्छी बात है। जब आपको इसमें अलग चुनने के लिए कहे और लेटर का बॉक्स बना करके दे दे, अगर ये एक एक लेटर रहता तो आंसर आप ए नंबर देते निसंदेह, क्योंकि ई आई ओ ये तीनों वॉवेल है, बट ये जो पी है ये कॉन्सोनेंट है। देखिए, लेकिन ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। कहिएगा सर ये कैसे मुझे समझ में आएगा कि ये वर्बल है कि नॉन वर्बल। देखिए, अगर लेटर बॉक्स में हो तो समझ जाना है कि ये लेटर नहीं फिगर है, ये नॉन वर्बल है। और लेटर ऐसे ओपनली लिखा हो तो समझिएगा वर्बल है। तो ये बॉक्स में होने के कारण नॉन वर्बल है, तो इसका आंसर पी नहीं होगा। ये फिगर है, इसमें लाइन का यूज हुआ है, इसमें लाइन का यूज हुआ है, इसमें कोई लाइन नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर जाएगा, ना कि ए नंबर। अगर आप ए मारे हैं तो गलत है, बात को समझिए। चलिए, तो ऑफर के बारे में तो आप सभी लोगों को बता दिए होंगे निश्चित रूप से। एक भी आपके दोस्त छूट ना जाए, ताकि ये ना कि गुरुजी हम ऑफर का लाभ नहीं ले पाए। इस 5 साल बेमिसाल आपके संस्थान का पूरा हो रहा है। अपने संस्थान में इस रीजनिंग की जो शुरुआत है, एक नई जर्नी की शुरुआत। इस नई जर्नी में हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए, हजारों बच्चों ने अपनी मुकाम पाई। आप भी अपने मुकाम को पा सकते हैं। आपका जो भी सपना है, अपने सपने को साकार कर सकते हैं, और ये ऑफर का लाभ आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। सवाल संख्या हम आपको 12 के पास लेकर के आ रहे हैं। कह रहा है, कथन दिया कि कोई भी आम संतरा ने, बहुत अच्छी बात है, एक गोल जैसा आम बनाना है। ये जो आम है ये आम संतरा नहीं है, बहुत अच्छी बात। फिर कह रहा है आपको कि कोई भी संतरा सेब नहीं है, ये भी और अच्छी बात है कि संतरा जो है वो सेब नहीं है। कुछ आम सेब है, मतलब ये जो कह रहा है कि आपने सेब को यहां बना के गड़बड़ कर दिया। सेब को आपको इधर बनाना है आम में टच करवा के, तो यहां पर आपको बनाना है सेब, यानी ये जो सेब है वो संतरा नहीं है। डायग्राम रेडी हो गया। फिर कह रहा है कोई सेब आम नहीं है। अब देख भाई साहब, जब खुद ही बोला कुछ आम सेब है, तो ये कह रहा है नहीं है तो गलत है, और कोई सेब संतरा नहीं है। बिल्कुल सेब संतरा नहीं है, क्योंकि एक मेरी जिंदगी का कहावत है, आप भी जानो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती। आपने फिल्म का डायलॉग सुना होगा ना, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। ये वो लड़का ऐसे ही वो लड़की को बोला, तो लड़का बड़ा मासूमियत से कहता है, अच्छा ये बताइए कि अगर आपकी हो जाऊं तो बाकी सबकी होने दीजिएगा क्या? दीजिएगा, बोलिए ना। बेचारा लड़का शर्मा गया। तो हम उसको बोले, नू नू ये मत कहना। तो बोला सर क्या कहेंगे? बोले सीधा सीधा कहना, अगर तुम मेरी नहीं तो मैं भी तेरा नहीं। जा, अगर कोई संतरा सेब नहीं है तो कोई सेब संतरा नहीं है। एकदम सच्ची बात है, संतरा सेब नहीं तो सेब संतरा नहीं। कुछ संतरे आम है, बिल्कुल नहीं। सभी सेम आम है, गलत, 2 नंबर सही है। तो देखिए कितना मजेदार बात है। सवाल इसका आंसर जो है दूसरा नंबर सही हुआ, सी नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पे आ जाइए। इस सवाल को आप समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा दुर्घटना में तब मर गया जब वो बाइक चला रहा। एक माता के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा गुजर गया, माँ रो रही है हॉस्पिटल में। अब इस आधार पे आप एजम्पशंस क्या लगा सकते हैं, अनुमान क्या लगा सकते हैं? ऐसी महिला को जब आप देखेंगे, वह माँ सोच रही है कि यह उसके बेटे की गलती थी। ऐसा नहीं है, माँ कभी ये नहीं सोचती। वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ। ऐसा नहीं है, ईश्वर से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ना तो पहला अनुसरण
करता है अनुमान, और ना ही दूसरा, यानी 13 नंबर का दोनों एजम्पशंस गलत है। सवाल नंबर आ जाइए 14 के पास। कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 5 से बराबर दूरी पर होगी। देखिए इक्वल डिस्टेंस पे तब होता है, जैसे मान लीजिए आपको बोला कि 4 और 5 बजे के बीच में कब 5 से बराबर दूरी पर होगी। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई घड़ी दिया गया है, तो ये मान लीजिए अगर घड़ी है, तो इस घड़ी में क्या होगा, 4 और 5 बजे के बीच में, जैसे ये 4 है और ये 5 है, तो जहां पे मिनट वाली सुई है अगर उसी के ऊपर घंटे वाली सुई है, तो दोनों सुई अगर एक दूसरे से मिल जाएगी, कि जितनी दूर मिनट वाली सुई 4 से उतनी ही दूर घंटे वाली, जितनी दूर मिनट वाली 5 से उतनी दूर घंटे वाली। तो जब 0 डिग्री का कोण बनता है तो इसकी दोनों सुइयां प्रत्येक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। इक्वल डिस्टेंस फर्स्ट टाइम पे पूछे या सेकंड पे से कोई मतलब नहीं है, आप निकालेंगे हमेशा फर्स्ट पे। तो 0 डिग्री निकालने का कई तरीका है। स्टार्टिंग टाइम में जो भी है 4, इसमें 60/11 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसको मिनट में बदलिए, स्टार्टिंग टाइम 4 है, 4 को मिनट में बदलिएगा 20, इसमें 12/11 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर वो भी नहीं करना है तो जो मेरा रूल है, शमशेर सिंह रूल, m + m/11 लगाइएगा, ये आंसर है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये हो जाएगा 20 + 20/11। इसको पूर्णांक बदलिएगा, ये बहुत छोटा संख्या है, इसको तुरंत बदल सकते हैं। 20 + 11 एकम 11, एक पूर्णांक 9/11, तो ये हो जाएगा 21.9/11 मिनट। यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर। यानी इसके माध्यम से अब आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी में 20 × 12/11 कर सकते हो, तो पहले गुना करोगे फिर पूर्णांक बदलोगे तो समय लगेगा, उसको बचाने के लिए मैंने ये रिसर्च किया। 14 क्लियर हो गया ना। चलिए सवाल नंबर 15 के पास हम आ रहे हैं। इसमें हमको कह रहा है कि बताना है कि इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो पहले ये बताना है कि 4 कहाँ है, यहाँ है 4। तो देखो अगर मल्टीपल डाइस का कोई भी क्वेश्चन आए तो किसी भी 2 पासे का यूज करके आप बना सकते हो। जैसे इसमें हमारे पास देखो 3 और 5 कॉमन है। अगर कभी भी कोई भी पासा में 2 सतह का अंक समान हो जाता है तो ये बात याद रखिएगा कि तीसरा बचा हुआ सतह उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 1 बच गया, तो 4 का उल्टा 1 का उल्टा 4, एकदम इजीली है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। जरा 16 नंबर पे आ जाइए। इसमें आपको क्या करना है कि कंक्लूजन चेक करना है, इनइक्वालिटी चेक करने का शमशेर सिंह रूल, आओ सनम जाओ सनम वाला जो मेथड बोले हैं, W से D चलिए, पेन तक नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए W कहाँ लिखा है, यहाँ, D कहाँ है, दोनों में कॉमन क्या है, Y। तो पहले W से Y जाएंगे, Y से D आएंगे। आइए देखिए यहाँ ओपन इंट्री क्लोज बाहर, आओ सनम जाओ सनम, Y के पास पहुंचे, फिर ओपन इंट्री क्लोज बाहर, गेट बंद, संभव नहीं है। गेट अगर बंद हो गया, चेंज हो गया, तो आगे नहीं जाएंगे। अगर आगे नहीं जाएंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा, और अगर रिलेशन नहीं बनेगा कंक्लूजन नहीं आएगा, ब्याह नहीं हुआ तो बाल बच्चा कहाँ से होगा। भी से Y चलिए, भी से Y जाने का तरीका है सीधा सीधा एक लाइन में। तो देखो भाई यहां पर इक्वल टू लगा दिया है। एक बात याद रखिएगा, इक्वल टू आंसर में तभी आएगा जब स्टेटमेंट में शुरू से लेकर के अंत तक सभी जगह इक्वल टू लिखा रहेगा। और भी से Y जाने में 2 ही जगह इक्वल टू है, एक जगह नहीं है। अगर एक भी जगह अगर इक्वल टू नहीं हो तो इक्वल टू आंसर में नहीं होता है, बिना चेक किए दूसरा गलत। अब भी से जरा आर चलो, तो भी से पहले Y, फिर Y से आर, तो ओपन इंट्री क्लोज बार, ओपन इंट्री क्लोज बार, आओ सनम जाओ सनम, फिर ओपन इंट्री क्लोज बार, पहुंच गए। भी के पास मुंह खुला है, आर के पास मुंह बंद है, यहां भी वही बात है, बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर सही है, इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का सी नंबर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ समस्या प्रॉब्लम नहीं ना। चल मेरे भाई 17 पे, 17 नंबर पे हम आपको लेके आए हैं। 17 नंबर को आप गौर से देखेंगे। आपको कह रहा है कि बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम की ओर 14 मीटर है। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आते तो उसके लिए मैंने एक उपाय बताया कि आप कोमा के बाद से पढ़ो, यहां पर पढ़ो कोमा के बाद, बिंदु ए के पश्चिम की ओर 14 मीटर पर है बिंदु डी। डायरेक्ट पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा कि बिंदु डी ए के पश्चिम में, तो आप ऐसे पढ़ो कोमा के बाद, बिंदु ए के पश्चिम की ओर 14 मीटर पर है डी। तो हमने ए को यहां रखा, आपको पता है पश्चिम लेफ्ट हैंड की ओर होता है, पेज पे लेफ्ट हैंड की ओर होता है। तो यहां पर हो जाएगा डी, और डिस्टेंस कितना है 14 मीटर, यानी डी जो है वो ए के 14 मीटर पश्चिम में है। फिर आगे कह रहा है कि बी बिंदु डी के दक्षिण की ओर 4 मीटर है। नहीं तो कोमा के बाद से पढ़ सकते हो, डी के दक्षिण की ओर 4 मीटर पर है बी, तो डी का दक्षिण नीचे 4 मीटर की दूरी पर हो जाएगा बी। खतरनाक, आगे बढ़िए। कह रहा है बिंदु एफ डी के दक्षिण की ओर 9 मीटर, एफ का दक्षिण नीचे यानी 5 मीटर और लाना है, तो यहां पर हो जाएगा एफ, यानी एफ जो है वो डी के दक्षिण में 9 मीटर। नेक्स्ट मुझे कह रहा है
बिंदु ई बिंदु बी के पूरब की ओर 7 मीटर है। बिंदु बी जो है वो बी के पूरब, बी का पूरब इधर हो जाएगा, 7 मीटर के डिस्टेंस पे यहां पर बिंदु ई हो गया, ये भी अच्छी बात है। फिर आपको कह रहा है कि बिंदु सी बिंदु ई के उत्तर की ओर, ई का उत्तर ऊपर होगा, तो यानी 4 मीटर तो इसके बराबर में जाएगा। तो ई वाला जो 14 है ना, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि ये आपके लिए समस्या का कारण ना बन जाए। चलिए 14 मीटर है, तो ये 4 मीटर की दूरी पर यहाँ इसके बीच में, ये 7 है तो ये 7 है तो बीच में ही आएगा, तो यहां पर आ जाएगा बिंदु ई बिंदु बी से पूर्व की ओर 7 मीटर और सी जो है वो ई से, तो यहां पर हो जाएगा सी, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है बिंदु जी ए से दक्षिण की ओर 4 मीटर, ए का दक्षिण नीचे, इस 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो जाएगा जी, यानी ये तीनों बराबर में, बड़ा बढ़िया। नेक्स्ट चलो भाई, फाइनल। अब देख लो एक बार, लिख भी लो, अब आओ सवाल का जवाब दो भाई। कर कौन सी बिंदु है सीधी रेखा में? सीधी रेखा में तो बहुत है, लेकिन जो ऑप्शन में है वो देना है। तो जरा ई जी बी को देखिए, तो डी नंबर ऑप्शन, ई जी बी देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, आप मार दो भाई साहब डी नंबर ऑप्शन। फिर आपको कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु सी की अपेक्षा किस दिशा में है? ये जो ए है ये सी के अकॉर्डिंग किस दिशा में? सी के बिल्कुल इधर राइट हैंड की ओर, तो लेफ्ट हैंड में बोले तो वेस्ट होता है और राइट हैंड में ईस्ट होता है, तो ए जो है वो सी के पूरब में है, आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट 19 पे आते हैं, सवाल नंबर 19 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के बीच में कितने लेटर है? के और एस के मध्य में जो भी लेटर होगा उसके राइट का तीसरा, कितना बढ़िया बात है। देखिए ये जो के है और एस है, जब भी दो अलग अलग लेटर के बीच का लेटर आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले दोनों का लेफ्ट तरफ से कोड लिखिए। लेफ्ट का 11 है और ये लेफ्ट का 19 है, दोनों का वैल्यू जोड़ देना है, तो 19 और 11 कितना होता है 30, और मिडिल चाहिए इसलिए 2 से भाग देना है 15, 15वां लेटर। ये लेफ्ट से आप इसे 15 कह सकते हैं या फिर आप ओ कह सकते हैं, जो अच्छा है। लेकिन आपको पूछ रहा है, अभी ये नहीं पूछ रहा है, अभी और जाने को कह रहा है, तो वो जो होता है वो लेफ्ट से 15 होता है। कह रहे इसके राइट का तीसरा लेटर बताइए, तो ये दोनों चूंकि अलग अलग है तो जोड़ेंगे और सेम सेम रहता है तो घटा देते हैं, तो 15 3 हो जाता है 18, यानी लेफ्ट का 18, 18वां लेटर आर, ऑप्शन नंबर बी आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर क्या आंसर दे देंगे? बी। क्या बात आई समझ में? हाँ कि ना? मैं आगे लेके चलता हूँ। 19 नंबर क्लियर हो गया, मैं आपको लेके आ रहा हूँ 20 के पास। देखिए कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में HONEY, इसका जो कोड लिखा गया वो लिखा गया G4M2X। अब देखो भाई क्या है, जैसे ये जो GH है इसका कोड है 8 और G का है 7, यानी 1 माइनस किया है। N है 14, M है 13, बड़ा बढ़िया से 1 माइनस किया है। Y का कोड होता है 25 और X का होता है 24, 1 माइनस किया। तो कहिएगा सर यहाँ क्यों नहीं मिला? ये जो वॉवेल है ना भाई साहब, ये एक वॉवेल केमा वॉवेल है वो लिखा, जैसे 5 वॉवेल होता है A E I O और U, तो देखो भाई E जो है वो दूसरा वॉवेल है, O चौथा वॉवेल है, तो वॉवेल केमा वॉवेल है ये लिखा। तो चलो कॉन्सोनेंट में क्या घटाएंगे, A पहला वॉवेल है 1 लिख दो, U पांचवा वॉवेल है 5 लिख दो, इसका 2 लिख दो। अब ऑप्शंस पे भी नजर रखना, लास्ट में 52 होना चाहिए, तो लास्ट में 52 एक ऑप्शन में बी नंबर, तो क्यों हम बनाए पूरा जब आंसर आ चुका है? बात समझे? 20 के बाद हम आ रहे हैं। चलिए देखिए ये बैनर आया है, तो ये 13 अप्रैल का बैच है, 18 अप्रैल का बैच है, 25 अप्रैल। बैच की चिंता नहीं, ऑफर का लाभ ले लेना है सबको भी, जितने भी लोग हैं आपके पास उन सब का एडमिशन करवाना इस बैच में परम कर्तव्य है आपका, आपकी ये ड्यूटी है कि कोई लड़का छूट ना जाए, ताकि सभी को ऑफर का फायदा मिले, सब पढ़े सब बढ़े। सवाल नंबर 22 से, एक परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है जिसमें एक पुरुष है। देखिए ऐसा कभी भी रिलेशन पजल का क्वेश्चन आए, डबल लाइन मेथड से बनाएंगे तुरंत बनेगा। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, 2 लाइन हमने खींचा, विवाहित जोड़ा है तो ऐसे धोती साड़ी बांधे ताकि ब्याह हो गया, तो इसमें ए पुरुष है बी महिला है। फिर कह रहे डी सी का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा, जो कि ए का भाई है, जो कि जिसका जिसे सेकंड के लिए, तो जो कि यानी जो किसका नाम है, जो कि सेकंड के लिए ए का भाई कौन बनेगा? सी बनेगा। तो सी जो कह रहा है कि डी सी का इकलौता बेटा है, तो डी अगर सी का इकलौता बेटा है, सी से एक पीढ़ी नीचे बेटा है प्लस है, ये इसका बेटा है। जो कि ए का भाई है, यानी सी जो है वो ए का भाई है, जो कि सेकंड के लिए होता है। फिर कह रहा है ई डी की बहन है, ई अगर डी की बहन है तो डी के बराबर की पीढ़ी में बहन है तो माइनस। फिर कह रहा है बी एफ की बहू है, डी जो है वो किसकी बहू है?
एफ की बहू है, बड़ा बढ़िया। तो ये इसके माँ बाप लगेंगे। जिसका पति मर गया तो विधवा है, ये स्त्री है, तो ए और सी की ये माँ लगेगी। सवाल खत्म। अब आइए जरा आगे सवाल का जवाब मुझे देना है। बढ़ा रहे हैं। कर एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ जो है वो ए का क्या लगेगा? माँ। मार दीजिए माँ, आंसर इज माँ। नेक्स्ट कह रहा है कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है वो सी का क्या लगेगा? सी के बेटे की बहन है तो बेटी लगेगी। ई जो है वो सी की क्या है? बेटी है। आंसर हो जाएगी बी नंबर। 22 हो गया। सवाल नंबर 23 पे आ जा रहा है। जरा 23 नंबर सवाल को आप गौर से देखेंगे। कह रहे शमशेर एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पे है और वह 5 स्थान बाएं आया। देखो भाई साहब, यहां पे ये एक रेखा है, पंक्ति है, इधर राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड। यहां पे बैठे हुए थे शमशेर और ये लेफ्ट से 17 नंबर पे है। अगर इनको हम लेफ्ट में 5 स्थान खिसका दें, यहां पर देखो लेफ्ट में ही खिसकाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी खिसकाया जाए, बढ़ाया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो अगर सेम सेम रहेगा तो घटा देना है और अलग अलग रहेगा जोड़ देना। ज्यादा दिमागे आप मत लगाओ। रैंकिंग का कोई भी कंपेयर रहे, शमशेर सिंह रूल, सेम सेम रहे घटा देना है, अलग अलग रहे जोड़ देना है। तो लेफ्ट से 17 लेफ्ट में खिसकाना है तो घटेगा, 17 में 5 जाएगा 12, तो ये हो जाएगा लेफ्ट का 12। अब कह रहा है कि अब उसका यानी नया वाला स्थान पर राइट से, तो राइट बराबर फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। टोटल 24 लड़का है, 24 एक 25 माइनस 12 बराबर 13, यानी राइट साइड से उसका रैंक अब क्या हो जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई सब? बात तो समझ में आई होगी। कितना मजेदार है। हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल संख्या 24। देखिए कह रहा है कि बताइए इस आकृति में मेरे पास कुल कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज। वैसे कई रास्ते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स मिले, लेकिन अगर हम वैसे छोटे छोटे ट्रिक्स लगाएं, इतने देर में हम इसकी गिनती भी कर सकते हैं। कहिएगा सर कैसे गिनती कर सकते हैं? देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हर टुकड़ों का नाम दे देना है। 10 टुकड़ा हुआ, एक एक टुकड़ा वाइज गिनेंगे। टुकड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर त्रिभुज नहीं है, बाकी सब त्रिभुज है। तो हमारे पास जो है वो 9 टुकड़े बने, 9 त्रिभुज मिले। अब 2-2 पार्ट्स वाले गिनेंगे, 1-2 को मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, बड़ा बढ़िया। 2-3 को भी मिलाने पर बनेगा, उसको भी लिखिए। 3-4 को मिलाने पर भी बनेगा, 5-6 को भी मिलाने पर बनेगा, 10-3 को मिलाने पर भी बनेगा, 7-4 को भी मिलाने पर बनेगा, फिर 7-8 को मिलाने पर भी बनेगा, 10-7 को भी मिलाने पर बनेगा, 8-9 को भी मिलाने पर बनेगा, 9-10 को मिलाने पर नहीं बनेगा। अब हो गया, 2-2 वाला हो गया। 1 और 10 को अगर आप चाहेंगे कि हम मिला के त्रिभुज बना दें तो ये भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल। आगे बढ़िए, कितना हुआ? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया मेरे पास 9 गो, फिर से 18 गो हुआ। 3-3 पार्ट्स वाले हम लोगों को गिनने हैं। 3-3 पार्ट्स वाले जब हम लोग गिनेंगे तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 1 10 7 को गिनेंगे, 1 10 और 7 को गिनेंगे। फिर 9 10 और 3 को जरा देखिए, ये भी एक त्रिभुज है। 9 10 3, वही चीज नीचे 8 7 4, कितना जबरदस्त है। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िए। 2 3 4 भी एक त्रिभुज है, बड़ा मजेदार बात है कि 2 3 4 भी एक क्या है? त्रिभुज है। नेक्स्ट फिर से आगे चल रहे हैं हम लोग, और इसके बाद 2 3 4 हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, इसके अलावा 3 पार्ट्स वाले ढूंढिए। ये हो गया, ये एक हो गया। इधर से अब कोई अगर ढूंढने का प्रयास करे तो ये एक पार्ट्स हो गए हमारे, ये अब इसमें 3 पार्ट्स नहीं, इधर से अब 3 पार्ट्स वाले तो मिलने वाले नहीं रहे। 1 2 3 4 टुकड़े हो गए, यानी कि अभी तक में 9 9 18 9 22 हुए। 4 टुकड़ों वाले को गिनना है। तो जब हम 4 टुकड़ों वाले को गिनेंगे तो देखो भाई, अगर हम यहाँ पर 4 टुकड़ों वाले को, 4 टुकड़े वाले को गिने तो 4 टुकड़े वाले जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? अगर यहाँ पर 3-3 वाले नहीं मिले तो हम लोग डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, उतना एक एक अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा वाला जो है वो डायरेक्टली गिना जा सकता है। एक यहाँ पे हो जाएगा, ये एक ये पूरा हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा पूरा 3, एक पूरा 4, तो 4 को तो हमारा अभी ऐसे हुआ।
इसके अलावा और भी इसमें ढेर सारे मिलने वाले हैं। इसमें अब और कैसे कैसे मिलेंगे जरा उस पर आप ध्यान दीजिए। इसमें अभी तक में 4 गो ये एक्स्ट्रा हुआ, तो हमारे पास 9 9 18, 18 4 22, 22 और 4 26, यानी अभी और हमें लोगों को कम से कम 2 तो मिनिमम और ढूंढना ही है, तब जा करके हमारा ऑप्शंस मिल पाएंगे। एक देखो ये वाला यहाँ पे हम लोग मिला सकते हैं, सेम चीज़ ऊपर, तो अभी तक में एक और हो गया। और इसी चीज़ को फिर हम लोग देखिए ये जैसे यहाँ पे एक मिला था, एक यहाँ पे मिला था, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, और फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक पूरा, 5 अभी तक में मिले हैं। तो अभी तक में हमारे पास ये 5 मिले हैं, अभी और ढूंढना है। 5 टुकड़े हुए तो 27 हुए, एक और कहीं ना कहीं मिलेगा। ये वाला हम लोगों को लग रहा है कि 4 पार्ट्स वाला, ये पूरा वाला, तो 5 को देखिए एक्स्ट्रा मिला, तो यानी कि हमारे पास 28 गो हो गए। 5 नहीं 6, 5 तो पहले ही हो गया था ना, 6 होगा, तो ये हो गया हमारे पास 28। मामला क्लियर हो गया? कितना अच्छा है आपका। आगे बढ़ते हैं, चला जाए आगे। बहुत मज़ेदार बात, सवाल संख्या 25 पे आ जाइए, ये लास्ट सवाल है। आपको कह रहा है कि बताइए कि इसमें ग्रुपिंग करेंगे तो कौन सा हमारा ग्रुप बनने वाला है। तो देखिए इन फिगर्स की समानता के आधार पर ग्रुप बनानी है। जैसे 1 3 7, तो 1 नंबर में 4 फिगर है, 3 नंबर में 4 फिगर है और 7 नंबर में 2 फिगर है, नहीं हो सकता, लाइन है। यहाँ पर आइए 1 2 3, तो मैं जरा 1 2 3 को देखूँ। 1 नंबर में 4 रेखा, 2 नंबर में 4 रेखा और 3 नंबर में 4 रेखा, 4 5 6, 4 में 3 रेखा, 5 में 3 रेखा, 6 में 3 रेखा, 7 8 9, 2 2 रेखा। देखिए 4 नंबर जो है ग्रुपिंग बहुत ज़बरदस्त है, लाइन की संख्या मिल रही है। ये ग्रुपिंग ऑफ फिगर का सवाल आपके एसएससी के एग्जाम्स में और रेलवे दोनों के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई ये था आपका पहला टेस्ट, ये ख़त्म हो गया। कंटिन्यू हमने आपको 15 सेट दिए हैं और इन 15 सेट को आप जब बनाएंगे तो आपकी तैयारी एक बहुत ही अलग लेवल पे होगी। आप इसमें अपने सारे मित्र बंधु बांधव के साथ भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बुकलेट है वो अपने स्थापना दिवस के अवसर पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री दिया गया है, ये गिफ्ट के रूप में दिया गया है। और 1 2 बच्चों को नहीं बल्कि हजारों बच्चों को ये चीज़ें दी गई है। तो मेरे भाई आप हमारे साथ इस बैच में भाग ले सकते हैं और अपने मित्र बंधु बांधव के साथ इस बैच की सूचना को जरूर शेयर करें। ऑफर केवल 500 बच्चों के लिए है, तो सेम डे आकर के जल्दी से एडमिशन ले लें, इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है। कल मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।